तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी से, जो कहीं बाहर जाने के लिए निकल रही होती है। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी नंदिनी समय रहते उसको आकर संभाल लेती है। नंदिनी घबराकर पूछती है कि वो ठीक है या नहीं, तो तुलसी कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो नंदिनी से पूछती है कि वो कब आई और उसकी बहन अब कैसी है, तो नंदिनी कहती है कि अब सब ठीक है। इसके बाद तुलसी बोलती है कि उसे जरूरी काम से बाहर जाना है और इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। उधर करण दूर से ये सब देख रहा होता है। तुलसी के चाहते ही वो नंदिनी के पास आकर पूछता है कि आखिर वो उससे क्या बात कर रही थी। नंदिनी बात को वहीं खत्म करते हुए कहती है कि इतने दिनों बाद वो आई है, कम से कम उसका हाल तो वो पूछ ले। फिर वो बताती है कि तुलसी गिरने वाली थी, इसलिए उसने सिर्फ उन्हें संभाला और उनका हाल पूछा। इसके अलावा दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। ये सुनकर करण कहता है कि आगे भी कभी कोई बात मत करना, क्योंकि वो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। फिर वो खुद बात को बदलते हुए कहता है कि आज पार्थ का बर्थडे है, इसलिए वो अपना मूड खराब नहीं करना चाहता। इसके बाद वो नंदिनी से उसके हालचाल पूछता है और जानना चाहता है कि वहां सब ठीक है या नहीं, तो नंदिनी भी कहती है कि वहां सब ठीक है। इसी बीच समायरा वहां पहुंचती है। नंदिनी को देखकर वो मनी मन खुश हो जाती है और सोचती है कि अब सही मौका है, आज वो अपनी बात मॉम और डैड दोनों से एक साथ कह देगी। फिर वो जाकर नंदिनी के गले लगती है और कहती है कि उसने उसे बहुत मिस किया। नंदिनी भी प्यार से कहती है कि उसने भी समायरा को बहुत याद किया। फिर वो पूछती है कि वो कैसी है, तो समायरा बोलती है कि वो ठीक है। इसके बाद समायरा हिम्मत जुटाकर कहती है कि अगर मम्मी ज्यादा थकी नहीं है तो उसे मम्मी और पापा दोनों से अपनी शादी के बारे में एक जरूरी बात करनी है। नंदिनी तुरंत बैठ जाती है और प्यार से कहती है कि वो बिल्कुल नहीं थकी, तो वो अब जल्दी से बताए कि उसे क्या कह रहा है। समायरा बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि पापा उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए उसने भी। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती तभी करण का फोन बजता है। वो फोन पर बात करने में व्यस्त हो जाता है और उसी बीच नंदिनी भी थोड़ी देर के लिए वहां से उठकर चली जाती है। समायरा उसके पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी करण की फोन पर हो रही बात उसके कानों पर पड़ जाती है। करण यहाँ कह रहा होता है कि वो दास गुप्ता परिवार के साथ सिर्फ बिजनेस की वजह से जुड़ा है। यह रिश्ता पूरी तरह प्रोफेशनल है और सिर्फ इस डील की मजबूरी है। जैसे ही डील खत्म होगी, उसका ना तो दास गुप्ता परिवार से कोई रिश्ता रहेगा और ना ही उनकी फैमिली से किसी तरह का कोई संबंध। करण की ये बात सुनते ही समायरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो मनी मन सोचती है कि जब पापा दास गुप्ता परिवार से कोई रिश्ता ही रखना नहीं चाहते तो वो सिद्धार्थ के बारे में उन्हें कैसे बताए। थोड़ी देर बाद करण की बात खत्म होती है और वो फिर समायरा के पास लौट आता है। उसी टाइम नंदिनी भी वहां वापस आ जाती है। दोनों फिर से समायरा से पूछते हैं कि अब वो अपनी बात बताए, लेकिन इस बार करण खुद पहले बोल पड़ता है। वो कहता है कि उसे भी समायरा से उसकी शादी के बारे में बात करनी है। वो कहता है कि उसने खुद एक लड़का देखा है, पराग मेहता, जो हेमंत मेहता का बेटा है। करण कहता है कि पिछला रिश्ता सही नहीं निकला, इसलिए इस बार उसने किसी पर भरोसा नहीं किया। खुद लड़के से मिला, उसे परखा और उसे लड़का बहुत अच्छा लगा। फिर वो नंदिनी से पूछता है कि उसे क्या लगता है, तो नंदिनी भी कहती है कि वो परिवार अच्छा है और वो उन्हें अच्छी तरह जानती है। इसके बाद दोनों की नजर समायरा पर जाती है। नंदिनी मुस्कुराकर पूछती है कि आखिर उसकी क्या राय है, क्या वो शादी के लिए तैयार है, लेकिन समायरा कुछ बोल भी नहीं पाती। करण खुद ही उसकी तरफ से जवाब देते हुए कहता है कि उसे तो शादी करनी ही है, कल भी वो रिश्ते के लिए तैयार थी, बस लड़के की सोच सही नहीं थी। फिर वो समायरा से कहता है कि उसे अपने पापा पर भरोसा रखना चाहिए, वो उसके लिए कभी गलत फैसला नहीं करेगा, उसकी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। नंदिनी भी कहती है कि अगर समायरा की हाँ है तो उसकी तरफ से भी रिश्ता पक्का। समायरा अभी भी चुप रहती है, लेकिन करण फिर उसकी खामोशी को ही उसकी मंजूरी मान लेता है। वो कहता है कि समायरा कभी उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी, लड़का और परिवार दोनों अच्छे हैं, इसलिए अब ये रिश्ता तय समझो। इतना बोलकर करण और नंदिनी वहां से चले जाते हैं। वहीं समायरा अपनी अधूरी रह गई बात के साथ पहले से भी ज्यादा उलझन और तनाव में डूब जाती है। जिस सच को वो बताना चाहती थी वही सच उसके दिल में दबकर रह जाता है। दूसरी तरफ तुलसी उन दोनों दस्तावेजों को लेकर एक निजी लैब पहुंचती है, जिन पर मिहिर के अंगूठे के निशान मौजूद हैं। कुछ देर बाद लैब का आदमी आकर उसको कहता है कि जांच में थोड़ी देर इसलिए लगी क्योंकि यह कानूनी प्रक्रिया वाला मामला था। फिर वो कहता है कि दोनों दस्तावेजों पर मौजूद अंगूठे के निशानों की जांच पूरी हो चुकी है। तुलसी पूछती है कि आखिर क्या पता चला, तो वो आदमी कहता है कि दोनों दस्तावेजों पर एक ही व्यक्ति के अंगूठे के निशान हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकता कि वो निशान मिहिर वीरानी के ही हैं, क्योंकि उनके पास तुलना के लिए मिहिर का कोई आधिकारिक सैंपल मौजूद नहीं है। रिपोर्ट रिसेप्शन पर जमा कर दी जाएगी। ये सुनकर तुलसी गहरी सोच में पड़ जाती है। अब उसकी शंका और भी मजबूत हो चुकी होती है। अगले सीन में तुलसी सीधे मिहिर के ऑफिस पहुंचती है। वहां वो एक कर्मचारी से पूछती है कि क्या आज मिहिर सर की तरफ से कोई व्यक्ति अनाथ आश्रम में दान का पत्र लेकर गया था,
तो कर्मचारी साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि सुबह से पूरा स्टाफ ऑफिस में ही मौजूद है, कुछ देर पहले ही उसने सभी के साथ मीटिंग की है, इसलिए उनके ऑफिस से कोई भी बाहर नहीं गया। फिर वो पूछता है कि आखिर बात क्या है, तो तुलसी बात को टालते हुए कहती है कि कुछ नहीं, शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन जैसे ही तुलसी बाहर निकलती है, वही कर्मचारी घबराने लगता है। वो तुरंत कमरे का दरवाजा बंद करता है और किसी को फोन मिलाता है। फोन उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि करण होता है। कर्मचारी करण को कहता है कि अभी अभी तुलसी मैडम ऑफिस आई थी और उस पत्र के बारे में पूछताछ कर रही थी, जिसे उसने करण के कहने पर अनाथ आश्रम पहुंचाया था। करण तुरंत पूछता है कि उसने क्या जवाब दिया, तो कर्मचारी कहता है कि उसने बिल्कुल वही कहा जैसा करण ने उसे पहले समझाया था। उसने बता दिया कि ऑफिस का कोई भी कर्मचारी आश्रम नहीं गया। हालांकि तुलसी बार बार मिहिर सर का नाम ले रही थी, लेकिन उसने किसी तरह बात संभाल ली। ये सुनकर करण राहत की सांस लेता है और कहता है कि उसने बहुत अच्छा किया। फिर वो सख्त लहजे में समझाता है कि ये बात सिर्फ उन्हीं दोनों के बीच रहनी चाहिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि घर में किसी को भी पता चले कि पार्थ के नाम का दान मिहिर के नाम से भेजा गया था। तभी वो कर्मचारी कहता है कि वो एक सवाल पूछना चाहता है, तो करण पहले ही उसकी बात समझ जाता है। वो कहता है कि जो पूछना है पूछो, लेकिन ये मत पूछना कि मिहिर सर कहाँ है। सिर्फ इतना जान लो कि वो जहां भी हैं पूरी तरह सुरक्षित हैं। इतना बोलकर करण फोन काट देता है। अगले सीन की शुरुआत डाइनिंग टेबल के उसी माहौल से होती है जहां पूरे शांति निकेतन में वैष्णवी के नए फैसलों को लेकर माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका होता है। खाने की टेबल पर बैठी समायरा गुस्से से कहती है कि पहले वैष्णवी ने उनका फूड ऑर्डर कैंसिल करवाने की कोशिश करी और अब सबको एक जैसा खाना खिलाया जा रहा है। आखिर अब क्या पूरा घर उसी की पसंद का खाना खाएगा? वो होती कौन है ऐसे फैसले लेने वाली? तभी गौतम वहां पहुंचता है और समायरा को टोकते हुए कहता है कि अपनी भाषा का वो ध्यान रखे, क्योंकि वैष्णवी इस घर की बहू है। लेकिन समायरा पीछे हटने के बजाय कहती है कि उसने आखिर गलत क्या कहा, उसे किसने अधिकार दिया कि वो सबकी लाइफ के फैसले लेने लगे। तभी नियति भी बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है कि जब से वैष्णवी के हाथ में घर की चाबियां आई है, तभी से उसका रवैया पूरी तरह बदल गया है। अब तो उसने ये तक डिसाइड कर लिया कि घर में दो नहीं सिर्फ एक ही किचन चलेगा। ये सुनकर गरिमा भी नाराज होती हुई नजर आती है। वो कहती है कि क्या अब अपने ही घर में अपनी मर्जी से जीने की आजादी भी नहीं रही? तभी रौनक ताना मारते हुए कहता है कि आजादी नहीं, अब तो गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर छोटी बड़ी बात के लिए इसी नई मुखिया से परमिशन लेनी होगी। तभी गौतम सभी की बातें सुनने के बाद शांत लेकिन सख्त लहजे में कहता है कि इसमें नया क्या है, सालों से इस घर में यही परंपरा चली आ रही है। पहले बा ने नियम बनाए, फिर हर बहू ने उन्हें निभाया। अगर किसी को दिक्कत है तो कोई फोर्स नहीं कर रहा, चाहे तो अपने कमरे में जाकर खाना खा सकता है रौनक। इतने में करण बीच में बोल पड़ता है। वो गौतम को घूरते हुए कहता है कि भाषा संभाल कर वो बात करे, इस घर पर उनका भी बराबर का हक है। ना गौतम और ना ही उसकी सो कॉल्ड बहू ये डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या करना है। इस घर में उसकी हुकूमत नहीं चलेगी। तो गौतम तुरंत पलटकर पूछता है कि सो कॉल्ड बहू का क्या मतलब है। फिर खुद को रोकते हुए कहता है कि अगर उसने इसका जवाब दिया तो करण शायद सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए बात को यहीं खत्म कर देना बेहतर है। लेकिन करण भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है कि ये घर की बहुओं का मामला है, इसलिए गौतम को बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब गौतम का भी सब्र टूट जाता है। वो खड़ा होकर साफ कहता है कि वैष्णवी पहले उसके बेटे की पत्नी है और फिर इस घर की बहू, इसलिए अगर कोई उसके बारे में गलत बोलेगा तो वो जरूर जवाब देगा। तभी वैष्णवी वहां पहुंचती है और सबसे पहले गौतम को शांत करते हुए बैठने के लिए कहती है। लेकिन नियति सीधे वैष्णवी पर निशाना साधती है। वो कहती है कि चाबियां मिलने का मतलब ये नहीं कि उसे पूरे घर पर हुकूमत करने का लाइसेंस मिल गया है। वो सबकी लाइफ के फैसले नहीं ले सकती। वैष्णवी बेहद शांत स्वर में जवाब देती है कि उसे ये बात अच्छी तरह पता है, लेकिन तुलसी काकी ने उसको जो जिम्मेदारी दी है उसका जवाब भी उसे देना ही होगा, इसलिए वो वही कर रही है जो उस पूरे घर के लिए सही है। समायरा फिर सवाल उठाती है कि अब कौन क्या खाएगा और कैसे रहेगा, ये फैसला भी क्या वही करेगी? नियति भी पूछती है कि पूरे घर का किचन एक कर देना क्या सच में सही फैसला है? इस पर वैष्णवी समझाती है कि रोज घर का काफी खाना बर्बाद हो रहा था और वही रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रौनक तुरंत बात को काटता है। वो कहता है कि उसे अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि यह फैसला क्यों लिया गया, क्योंकि उन्होंने बाहर से खाना जो मंगवाया था। फिर वो ताना मारते हुए कहता है कि वे किसी और के पैसों पर नहीं जी रहे, बल्कि अपने बाप की कमाई खर्च कर रहे हैं। इतने में नंदिनी उसको बीच में रोक देती है और चुपचाप खाना खाने के लिए कहती है। समायरा भी बोलती है कि वे किसी से पैसे लेकर खाना नहीं खाते। इस पर वैष्णवी बेहद संयम से कहती है कि उसे किसी के पैसे खर्च करने में कोई समस्या नहीं है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ घर का बजट संभालना है। अगर बाहर से खाना मंगाना है तो जरूर मंगाइए, लेकिन पहले बता दीजिए ताकि महाराज जी उतना कम खाना बनाएं। इससे न खाना बर्बाद होगा और न अन्न का अपमान होगा।
इसके बाद वो नियति की तरफ देखकर बोलती है कि वो भी इस घर का हिस्सा है, इसलिए जो नियम बाकी लोगों पर लागू होंगे वही उन पर भी लागू होंगे। इतना सुनते ही समायरा कहती है कि क्या अब उसके मॉम डैड को भी वैष्णवी को जवाब देना पड़ेगा? तो वैष्णवी बिना झिझक कहती है कि अभी तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर कभी घर के हित में जरूरत पड़ी तो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे। बस यही बात सुनते ही करण गुस्से के मारे खड़ा हो जाता है और ऊंची आवाज में पूछता है कि उसने अभी क्या कहा। उसी टाइम तुलसी वहां पहुंच जाती है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वैष्णवी ने वही कहा जो उसने उसे सिखाया है। वो अपने मन से कुछ नहीं बोल रही, उसको जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए वो वही कर रही है जो उससे कहा गया है। रौनक भी बीच में बोल पड़ता है कि सिर्फ कह देने से कोई बात मान नहीं ली जाएगी। तो तुलसी तुरंत करण की तरफ देखकर कहती है कि क्या उसका बेटा अब बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल चुका है? ये सुनकर नंदिनी भी रौनक को डांटती है और कहती है कि बड़ों से बात करने का तरीका सीखो। फिर वो सभी से इस बहस को यहीं खत्म कर खाने पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन करण एक बार फिर विरोध करता हुआ नजर आता है। वो कहता है कि बात खत्म क्यों हो? अगर घर की नई बहू अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकती तो उसके बेटे को भी जवाब देने का पूरा हक है। तभी नियति भी करण का साथ देती है। वो तुलसी को कहती है कि वैष्णवी को बड़े छोटे का लिहाज तक नहीं है और उसी को पूरे घर का मुखिया बना दिया गया। उसे याद नहीं कि इस घर के इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि बड़ों के रहते छोटी बहू को चाबियां सौंप दी गई हो। तो तुलसी तुरंत पलटकर पूछती है कि नियति आखिर इस घर में कितने साल रही है? वो कहती है कि इस घर का अनुभव उनसे ज्यादा किसी के पास नहीं है। फिर वो साफ कहती है कि वैष्णवी किसी पर हुकूमत नहीं चला रही, बल्कि सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। उसका काम है कि घर में अन्न का अपमान ना हो, पैसे बर्बाद ना हो और नियम संस्कार दोनों बने रहे। लेकिन नियति फिर सवाल करती है कि क्या इस घर के नियम यही थे कि बड़ों को छोड़कर छोटी बहू को चाबियां दे दी जाए? इस बार तुलसी का जवाब और भी तीखा होता है। वो कहती है कि उसने पहले बड़ों को ही चाबियां दी थी और नतीजा सबके सामने है कि घर दो हिस्सों में बट गया, इसलिए अब उसने छोटी बहू को मौका दिया है। फिर वो साफ शब्दों में कहती है कि अब ये बहस यहीं खत्म होगी। वैष्णवी अपनी मर्यादा में रहकर जिम्मेदारी निभा रही है और पूरे परिवार का कर्तव्य है कि उसका साथ दे। इतना कहने के बाद तुलसी अचानक बात को बदल देती है। वो सबके सामने कहती है कि आज वो अनाथ आश्रम गई थी, जहां उसको पता चला कि पार्थ के बर्थडे पर मिहिर वीरानी के नाम से दान भेजा गया है। ये सुनते ही करण और गौतम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तुलसी सबकी प्रतिक्रिया गौर से देखते हुए पूछती है कि आखिर ये दान किसने किया। फिर वो सीधा करण को पूछती है कि जवाब दे, लेकिन करण तुरंत इनकार कर देता है। वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वो गुस्से में कहता है कि पार्थ उसका बेटा था और वो किसी खूनी के मुंह से अपने बेटे का नाम तक नहीं सुनना चाहता। तभी नंदिनी करण को समझाती है कि तुलसी सिर्फ पूछ रही है, कोई आरोप नहीं लगा रही। तुलसी इधर नंदिनी को रोकते हुए कहती है कि रहने दो नंदिनी, करण के अंदर इतना जहर भर चुका है कि अगर कोई अच्छी बात भी कहे तो उसे वो बुरी ही लगती है। फिर वो करण की आंखों में देखते हुए कहती है कि जिसने भी अपने पिता के नाम पर अपने बेटे की याद में दान किया है, भगवान उसका भला करे। इसके बाद तुलसी वैष्णवी से कहती है कि मैंने थोड़ा सामान लिया है तो बिल तुम्हें दे रही हूँ, चेक कर लेना कि मैंने ढंग से पेमेंट की है या नहीं। ज्यादा कर दी हो तो बता देना, वापस मंगवा लूंगी। फिर वो पूरे परिवार की तरफ देखकर कहती है कि अब ये नियम सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी बराबर होगा। अगर उसे भी हर खर्च का हिसाब वैष्णवी को देना पड़ सकता है तो घर के बाकी लोगों को भी इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो साफ कहती है कि इस घर में अब अन्न का अनादर नहीं होगा, पैसे बर्बाद नहीं होंगे और नियम संस्कार सभी पर एक समान लागू होंगे। इतना बोलकर तुलसी वहां से चली जाती है। अगले सीन में समायरा को सिद्धार्थ का फोन आता है। सिद्धार्थ नाराज होकर पूछता है कि वो कब से उसे कॉल कर रहा था लेकिन उसने फोन तक नहीं उठाया। समायरा बताती है कि वो पूरे परिवार के साथ थी, इसलिए बात नहीं कर पाई। इसके बाद सिद्धार्थ उसे उसका वादा याद दिलाता है और पूछता है कि क्या उसने अपने पापा से उनके रिश्ते के बारे में बात की। तो इस पर समायरा मायूस होकर कहती है कि वो क्या बात करे, क्योंकि उसके पापा को उसकी इच्छाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता टला था और अब वो अपनी दोस्त के बेटे से उसकी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर सिद्धार्थ कहता है कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा, किसी न किसी को तो अपने रिश्ते के लिए खड़ा होना होगा। अगर वे सिर्फ परिवारों के पुराने रिश्तों और डर की वजह से चुप रहेंगे तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। वो यहां तक कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो समायरा के साथ भागकर शादी करने के लिए भी तैयार है। आखिर में वो कहता है कि अब फैसला पूरी तरह समायरा के हाथ में है और इतना कहकर फोन रख देता है। लेकिन समायरा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी पूरी बातचीत रौनक छिपकर सुन चुका है और वहां से चुपचाप वो निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तृप्ति भी सिद्धार्थ की बातें सुन चुकी होती है। वो उससे आकर पूछती है कि क्या समायरा की तरफ से हालात इतने मुश्किल हो गए हैं। सिद्धार्थ कहता है कि असली परेशानी सिर्फ इतनी है कि समायरा अपने पापा से सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। तब तृप्ति पूछती है कि अगर उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और तय कर दें तो वो क्या करेगा।
तो सिद्धार्थ पूरे भरोसे के साथ कहता है कि अगर ऐसी नौबत आई भी तो एक इंसान उन्हें कभी अलग नहीं होने देगा। जब तृप्ति पूछती है कि वो कौन है, तो सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है कि आप मॉम। इतना बोलकर वो अपनी मॉम के कंधे पर सिर रखकर कहता है कि उसे उन पर खुद समायरा से भी ज्यादा भरोसा है और उसे पूरा यकीन है कि वो दोनों को कभी अलग होने नहीं देंगी। इतने में सिद्धार्थ के पास एक कॉल आता है तो वो उसको अटेंड करने निकल जाता है। उसके जाते ही तृप्ति के चेहरे पर एक शातिन मुस्कान आ जाती है। वो मनी मन कहती है कि वो सिद्धार्थ और समायरा को अलग तो होने नहीं देगी, लेकिन ये सब उनके प्यार की खातिर नहीं होगा। उसका असली मकसद तो वीरानी परिवार से अपना बदला लेना है। वो उस पूरे परिवार को टूटते, बिखरते और बर्बाद होते देखना चाहती है और ये सब होकर ही रहेगा। उधर रौनक सीधे करण के पास पहुंचकर बता देता है कि समायरा किसी लड़के से फोन पर बात कर रही थी। पहले तो करण ये सुनकर हैरान नजर आता है, लेकिन जब रौनक कहता है कि उसने अपनी कानों से सब कुछ सुना है और जरूर कोई बड़ी बात छिपाई जा रही है, तब करण गहरी सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे की बढ़ती बेचैनी साफ इशारा देती है कि आने वाले समय में ये राज पूरे परिवार में बड़ा तूफान ला सकता है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अब बताइए, आपको क्या लगता है, क्या समायरा अपने प्यार के लिए परिवार के खिलाफ खड़ी होगी या फिर तृप्ति की नई चाल वीरानी परिवार को पूरी तरह बिखेर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप क्योंकि सास भी कभी बहू थी के हर नए एपिसोड की सबसे तेज और सबसे डिटेल अपडेट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड के अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।